विशेष रूप से उसकी आंखें, जो म्यान से निकली ठंडी तलवारों की तरह बेहद तेज और तीखी थीं, और उसका खौफनाक आभामंडल युवराज विक्रम सिंह के बाद दूसरे स्थान पर आता था। अरे मेरे भाई सिद्धांत, तुम यहाँ हो। समर राठौर ने नीले वस्त्रों वाले उस युवा के कंधे को थपथपाते हुए कहा। अग्नि राठौर मुख्य राजधानी में ही पली बड़ी थी। यद्यपि 5 साल बीत चुके थे, लेकिन जब उसने राजधानी छोड़ी थी तब ये लड़के लगभग 10 साल के थे, इसलिए उसने उन्हें एक ही नज़र में पहचान लिया। सिद्धांत सिंह, जो सिंह का दूसरा उत्तराधिकारी था, युवराज विक्रम परिवार सिंह के बचपन के दोस्तों में से एक था। वह बचपन से ही एक गंभीर और कठोर चेहरे वाला बच्चा था, और हैरानी की बात यह थी कि बड़ा होने के साथ वह और भी अधिक अलग थलग और रूखा हो गया था। सिद्धांत की तेज और तीखी नज़रों ने एक पल के लिए अग्नि को ऊपर से नीचे तक परखा। उसकी आकर्षक भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन है? ये वह छोटी बच्ची है जिसे मैंने अभी अभी बचाया है। वैसे छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? और यह है समर। एक गर्मजोशी भरा और खुशमिजाज युवा था, लेकिन सिद्धांत बिल्कुल वैसा नहीं था। छोटी अग्नि ने अभी अपना नाम बोलना शुरू ही किया था। अलग थलग और अहंकार से भरे सिद्धांत ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल सर्द थी। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह कौन है। समय समाप्त हो रहा है, चलो चलें। उम्मीद के मुताबिक सिद्धांत का स्वभाव अभी भी पहले की तरह ही निष्ठुर है, अग्नि ने मन ही मन एक गहरी सांस लेते हुए सोचा। समर ने गुस्से में सिद्धांत को घूरा, ठंडी सांस ली और अग्नि का हाथ खींचते हुए कहा, इसका यह नखरा सच में बर्दाश्त के बाहर है। छोटी अग्नि, हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत 2 कदम चलने के बाद रुक गया। उसने त्योरियां चढ़ाईं और पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़रें किसी तेज चाकू की तरह अग्नि को चीर रही थीं। अग्नि स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि सिद्धांत की नज़रें शत्रुता से भरी थीं, जो साफ तौर पर उसे वहां से दफा हो जाने की चेतावनी दे रही थीं। अग्नि ने मन ही मन उपहास किया, जैसे कि मैं सच में तुम लोगों के साथ रहना चाहती थी। अगर समर मुझे यहाँ खींच कर न लाता तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहती। ये सोचकर अग्नि ने पूरे गर्व के साथ समर के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, तीसरे भाई समर, पहाड़ अपनी जगह अडिग रहते हैं और नदियां हमेशा बहती रहती हैं। अलविदा, और ईश्वर करे कि हमारी फिर कभी मुलाकात न हो। इतना कहकर अग्नि उसके पास से गुजरी और वहां से जाने ही वाली थी। समर ने अग्नि को कसकर पकड़ लिया। हम पहले ही बर्फीले हिमवन की बहुत गहराई में आ चुके हैं। तुम्हारे भीतर जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है। तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगी? मेरे पास तुम्हें वापस छोड़ने का समय नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, बस हमारे साथ चलो। सिद्धांत ने समर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसकी सर्द आंखें अग्नि पर टिकी थीं। क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जाना चुनोगी, या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ? उसके कहने का सीधा मतलब यही था कि वह अग्नि को लात मारकर भगा देना चाहता था। मुख्य राजधानी के आप राजकुमारों के समूह की बराबरी करना सच में मेरे बस की बात नहीं है, अग्नि ने व्यंग्य करते हुए कहा। अलविदा सिद्धांत। समर अब बुरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। क्या तुम बिल्कुल पत्थरदिल हो गए हो? छोटी अग्नि कोई बुरी इंसान नहीं है। वह तो यहाँ सबसे बड़ी बदनसीब है। पहले वह मित्र विक्रम की वजह से मुसीबत में फंसी और उस अग्नि में एक विशाल गरुड़ द्वारा अगवा कर ली गई। फिर मेरी वजह से वह फंसी और उन महाश्रृंग रक्त मधुमक्खियों के झुंड द्वारा लगभग मार ही डाली गई थी। अब जबकि वह आखिरकार सुरक्षित है, तुम उसे फिर से खदेड़ देना चाहते हो। चाहे वह कोई अच्छी इंसान हो या बुरी, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? सिद्धांत ने समर को घूरते हुए कहा। उसकी नज़रें किसी चाकू जैसी तेज थीं और उनमें से एक खौफनाक आभा छलक रही थी। क्या तुम मित्र विक्रम का मिजाज भूल गए हो? वह इंसान ऐसा था जिसके करीब जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। उसका चेहरा कठोर होते ही सब खामोश हो जाते थे, और सबसे बड़ी बात, वह अपनों और परायों के बीच बहुत सख्ती से फर्क करता था। समर ने गुस्से में अपना निचला होंठ चबा लिया। सिद्धांत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इसके अलावा हमारा यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। क्या पता वह कोई गुप्तचर हो? समर को इस बात पर गुस्से से हंसी आ गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि छोटी अग्नि जैसी एक कमज़ोर लड़की, जिसके पास खुद की रक्षा करने तक की ताकत नहीं है, वह हमारा अमर दिव्य फल चुरा सकती है? समर राठौर। सिद्धांत अब सचमुच भड़क गया था। उसने सच में उस अमर दिव्य फल की बात इस अजनबी के सामने उगल दी थी। क्या इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ भी है? समर राठौर अग्नि राठौर को अपनों की तरह मानता था, लेकिन सिद्धांत सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। इसके विपरीत, उसने अग्नि के प्रति अपनी अस्वीकृति और नफरत को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। अग्नि को अब सिद्धांत की इस शत्रुता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय उसके दिमाग में केवल अमर दिव्य फल ही घूम रहा था। वह अमर दिव्य फल, जिसे औषधि में बदलने के बाद वह फिर से अपनी साधना शुरू कर सकती थी और अपने चरम शिखर पर लौट सकती थी। शुरुआत में अग्नि ने मन ही मन उपहास करते हुए सोचा था, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था।
युवराज विक्रम सिंह की बुद्धिमत्ता और ज्ञान, उनके साधना के स्तर और उनके साथियों की मदद को देखते हुए उस अमर दिव्य फल को प्राप्त करने की संभावना 100% न सही तो कम से कम 90% तो थी ही। अगर वह यूं ही यहाँ से चली गई तो हो सकता है कि उसे जीवन भर वह अमर दिव्य फल खाने को ही न मिले। ऐसी स्थिति में वह जीवन भर के लिए केवल एक साधारण सी अग्नि राठौर बनकर रह जाएगी, एक ऐसी अग्नि जिसे हमेशा दूसरों द्वारा सताया और अपमानित किया जाएगा। क्या उसे यह मंजूर था? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसे हर हाल में उनके साथ ही रहना होगा और परिस्थिति के अनुसार काम करना होगा। उसे अमर दिव्य फल प्राप्त करने के इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना था। चाहे जो हो जाए, उसने इस बार उनके साथ डटे रहने का पक्का इरादा कर लिया था। क्या तुम लोग फिर से बहस कर रहे हो? इस अजीब और असहज कर देने वाले माहौल के बीच एक स्पष्ट और सर्द आवाज़ गूंज उठी। भाई विक्रम! हवा से नीचे उतरते हुए उस युवा को देखते ही समर की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह उछलता कूदता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अग्नि ने भी अवचेतन रूप से उस ओर देखा। उस युवा का चेहरा बेदाग और एकदम सटीक था और उसका हाव भाव असाधारण रूप से परिष्कृत और शालीन था। उसकी उपस्थिति में एक भयंकर आकर्षण और शक्ति थी। उसके प्रकट होते ही वह उस पूरे दृश्य को नियंत्रित करने वाला मुख्य नायक बन गया और उसके आसपास की हर चीज़ उसकी आभा के सामने फीकी पड़ गई। उसके ठीक पीछे एक अधेड़ उम्र का प्रबंधक चल रहा था, जिसकी मुद्रा बिल्कुल सीधी और नैन नक्श बेहद तीखे थे, लेकिन युवराज विक्रम के उस शक्तिशाली आभामंडल के कारण उसे लगभग नज़रअंदाज ही कर दिया गया था। ये स्पष्ट नहीं था कि युवराज विक्रम वहां कितनी देर से मौजूद थे या उन्होंने उन लोगों की कितनी बातें सुन ली थीं। समर ने मिन्नत भरी नज़रों से विक्रम सिंह की ओर देखा। मित्र विक्रम, तुमने ही छोटी अग्नि को इस बर्फीले हिमवन में फंसाया था और मैं उसे इतनी गहराई तक ले आया। अब वह इस हिमवन में खुद के दम पर जीवित नहीं रह सकती और न ही यहाँ से बाहर निकल सकती है। क्यों न हम उसे अपने साथ ही ले चलें? हाथ में तलवार थामे सिद्धांत ने उपहास किया। समर राठौर का निराश होना तो तय था। उनके युवराज विक्रम आखिर किस तरह के इंसान थे? वह बेहद निष्ठुर और पत्थर दिल थे, जो अपने सामने मरने वाले इंसान की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। उनसे किसी भी तरह की सहानुभूति की उम्मीद करना, ये बस एक मजाक था। विक्रम सिंह ने अपनी तीखी और भेदने वाली नज़रों से अग्नि की ओर देखा। तुम अभी तक मरी नहीं। उसने उस अग्नि में एक विशाल गरुड़ के कान के पास से छलांग लगाई थी, चट्टान से टकराई थी और एक ही झटके में उस गहरे कुंड में कूद गई थी। उसकी हरकतों का वह सिलसिला बहते पानी की तरह इतना सहज था कि उसने विक्रम सिंह के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। बिल्कुल, युवराज विक्रम ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्हें उसकी जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। अग्नि जानती थी कि अगर वह इस समय व्यंग्य करते हुए कहती, ऐसा लगता है कि आप सच में मेरी मौत चाहते हैं, तो विक्रम सिंह निश्चित रूप से बिना किसी दया के पलटकर जवाब देते, तुम्हारे जीने या मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उसे भावनाओं में बहकर कोई मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए। उस अमर दिव्य फल की खातिर उसे यह जानना होगा कि कब पीछे हटना सही है। अग्नि ने एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि कहा जाता है, जो किसी बड़ी आपदा से बच जाते हैं उनके भाग्य में निश्चित रूप से कुछ बहुत अच्छा लिखा होता है। मुझे विश्वास है कि अब से मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी होने वाली है। विक्रम सिंह की बर्फीली नज़रों ने अग्नि को सिर से लेकर पैर तक परखा। उनकी नज़रें बेहद गहरी और अथाह थीं, किसी नंगी तलवार की तरह, जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती थीं। विक्रम सिंह जितने शांत रहे, वहाँ का माहौल उतना ही भारी और बोझिल होता गया। सिद्धांत ने उपहास किया। वह जानता था कि युवराज विक्रम कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को उनके दल में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक उसी समय, जब समर को लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, विक्रम सिंह ने अपनी आकर्षक और घनी भौहें सिकुड़ी और बड़ी ठंडी आवाज में समर से कहा, तुम जिन लोगों को साथ लाए हो, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। समर लगभग उछल ही पड़ा। मित्र विक्रम, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इसे साथ ले चलूं? क्या ये सच है? हे भगवान, बेहतर होगा कि इसे साथ न ले जाया जाए, विक्रम सिंह ने पूरी गंभीरता से सलाह दी। सिद्धांत, जिसे हमेशा से ही अलग थलग और कठोर माना जाता था, इस समय उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सही नहीं था। विक्रम कैसे सहमत हो सकते थे? यह उनका सामान्य तरीका बिल्कुल नहीं था। उसने अवचेतन रूप से विक्रम सिंह की ओर देखा। ऐसा नहीं चलेगा, ये छोटी बच्ची मेरी सुरक्षा में है। समर ने पूरे गर्व से कहा, मैं समर राठौर हूँ और यह छोटी अग्नि है। अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूँगा तो कौन करेगा? विक्रम सिंह ने घमंड से भरे समर को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सिद्धांत की ओर देखा। बिना कुछ कहे, सिद्धांत तुरंत उनकी बात समझ गया। हमें ये तो पता चल गया है कि अमर दिव्य फल उस हिमशिला घाटी में उगता है, लेकिन हमें अभी भी उसकी सटीक जगह की सावधानी से तलाश करनी होगी। ये सुनते ही अग्नि के दिल की धड़कन तेज हो गई। हिमशिला घाटी, बिल्कुल सही। अमर दिव्य फल, वही तो है। अमर दिव्य फल, उसका अपना अमर दिव्य फल।
एक बार जब उसे वह अमर दिव्य फल मिल जाएगा तो वह फिर से अपनी साधना शुरू कर सकेगी। वह फिर कभी एक अयोग्य और बेकार अग्नि राठौर बनकर नहीं रहेगी। इस महाद्वीप में जहाँ युद्ध कला ही सर्वोपरि है, वहाँ ताकत ही सब कुछ है। ये सोचते ही अग्नि ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। विक्रम सिंह ने भावहीन होकर सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल पड़े। हिमशिला घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें ज्वाला पर्वत श्रेणी को पार करना था और रास्ते में हर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जलधाराएं, घने जंगल और ऊंची चोटियां, कोई भी चीज उनकी तेज गति को रोक नहीं सकती थी। रास्ते में समर समय समय पर अग्नि का हाल चाल ले रहा था। छोटी बच्ची, क्या तुम सच में ठीक हो? उनके पूरे दल में केवल अग्नि के पास ही आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और वह पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर थी। अग्नि ने विक्रम सिंह और सिद्धांत की भावहीन और बेपरवाह पीठ को घूरा और अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक मीठी मुस्कान लाते हुए कहा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर और पीछे छूट जाने के डर से उसके द्वारा दिखाई जा रही उस झूठी ताकत और उम्मीद को समझकर समर के हृदय में एक कसक उठी। क्यों न मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूं? इससे पहले कि अग्नि कुछ बोल पाती, सिद्धांत अचानक पीछे मुड़ा। अगर तुम टिक नहीं सकती तो पूरे दल पर बोझ बनने से बचने के लिए अभी पीछे हट जाओ। सिद्धांत ने अग्नि को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल सर्द थी। तुम जितना ऊपर जाओगी वे खूंखार दरिंदे उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। उस समय अगर तुम चाहोगी तब भी यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगी। समर ने गुस्से में सिद्धांत को घूरा। अरे सिद्धांत, भले ही यह सच हो, लेकिन क्या तुम इसे थोड़े अच्छे तरीके से नहीं कह सकते थे? अग्नि। सिद्धांत ने एक ठंडी सांस ली और विक्रम सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ गया। अग्नि को सिर झुकाए देखकर समर को लगा कि वह उदास है। उसने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो छोटी बच्ची। सिद्धांत ऐसा ही है, बस उसे नज़रअंदाज करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता है। समर ने पूरे रास्ते अग्नि को बदकिस्मती का शिकार होते देखा था। वह उसके लिए सहानुभूति और दुख दोनों महसूस कर रहा था और वह उसकी अतिरिक्त देखभाल किए बिना नहीं रह सका। हालांकि अग्नि की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। क्या हुआ अगर वे मुझसे रूखा और व्यंग्यात्मक व्यवहार करते हैं? जब तक मैं वह अमर दिव्य फल हासिल कर सकती हूँ और अपनी साधना फिर से शुरू कर सकती हूँ, तब तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर अग्नि ने अपनी आंखों में एक हल्के से अपराधबोध के साथ समर की ओर देखा। समर उसके साथ एक सच्चे और दयालु हृदय से पेश आ रहा था, लेकिन वह तो उनके दल के करीब जाने के लिए उसकी इसी दयालुता का फायदा उठा रही थी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद मेरी वजह से इस सच्चे, आशावादी और हमेशा खुश रहने वाले इंसान को कोई ठेस न पहुँचे। ये सोचकर अग्नि ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आपको मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। पगली लड़की, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो क्या मैं सिद्धांत के साथ करूंगा? तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो, सच में। समर ने अग्नि के सिर को सहलाते हुए कहा। अग्नि के कारण दल ने बिल्कुल आराम नहीं किया। जब तक चांद आसमान में ऊंचा नहीं हो गया तब तक वे अपना शिविर लगाने के लिए कहीं नहीं रुके। जैसे ही अग्नि शिविर में पहुंची, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अपने सामने का अद्भुत नज़ारा देखकर अग्नि की आंखें खुशी से चमक उठीं। आसमान गहरा नीला था और पक्षियों के झुंड वहां से स्वच्छंद उड़ान भर रहे थे। सामने की जमीन बिल्कुल समतल थी, जिस पर हरी भरी घास बिछी हुई थी। वह घास इतनी नर्म और आरामदायक थी मानो कोई विशाल और अनंत हरे रंग का मखमली गलीचा बिछा हो, जिसके बीच से एक कलकल करती हुई जलधारा बह रही थी। उस हल्की हरी घास पर शुद्ध ऊन का एक बेहद कोमल और सुंदर कालीन बिछा हुआ था, जो राजसी और सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ बंजारा संस्कृति की भी एक सुंदर झलक पेश कर रहा था। उस चौड़े ऊनी कालीन पर एक प्राचीन शैली की लकड़ी की भोजन मेज रखी थी। वह सादी और आकर्षक थी, लेकिन केवल उसकी लकड़ी को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितनी बहुमूल्य और दुर्लभ थी। उस मेज पर हर कुर्सी के अनुसार बहुत ही सुंदर मेजपोश और भोजन करने के बर्तन सजाए गए थे। सफ़ेद जैद पत्थर की चीनी मिट्टी की प्लेटें, सुनहरे रंग के ऊंचे प्याले और चांदी के बर्तन चमक रहे थे। उन पर एक दाग तक नहीं था। ये साफ बता रहा था कि इन बर्तनों की देखभाल कितनी सावधानी और बारीकी से की जाती थी। उस घास के मैदान के ठीक बीचों बीच एक ऐसा प्राचीन और विशाल पेड़ खड़ा था, जिसे घेरने के लिए कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती। वह पेड़ सीधे आसमान की ओर बढ़ रहा था और उसकी घनी शाखाएं पास की चट्टान के ऊपर तक फैली हुई थीं। चट्टान के ऊपर फैली उसी विशाल शाखा पर लकड़ी का एक छोटा सा सुंदर घर बना हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वह हवा में ही तैर रहा हो। वह कोहरे और अलौकिक सुंदरता से घिरा हुआ था, जो उसे एक देहाती, सुरुचिपूर्ण और रहस्यमय एहसास दे रहा था। ये सब देखकर अग्नि का हृदय आश्चर्य से भर गया। ये जंगल में केवल कोई साधारण शिविर नहीं था, ये स्पष्ट रूप से पहाड़ों और जंगलों की गहराइयों में बसा एक आलीशान विश्राम स्थल लग रहा था।
उसने मन ही मन सोचा कि जब वह खुद इस बर्फीले हिमवन में आती जाती थी तो हर बार कैसे मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर निकलती थी। वह धूल मिट्टी में सनकर दयनीय हालत में यहाँ वहाँ भागती और छिपती फिरती थी। और दूसरी तरफ इन लोगों को देखो, इनका जीवन कितना शानदार और राजसी है। तभी उस प्राचीन पेड़ के पीछे से हल्के रंग के वस्त्र पहने एक आकृति बाहर आई। अग्नि अचानक ठिठक गई। उसने प्रबंधक राठौर को देखा, जो रास्ते में युवराज विक्रम सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन बीच सफर में ही कहीं गायब हो गए थे। हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरे और खुशमिजाज समर राठौर ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। प्रबंधक राठौर, ये यात्रा निश्चित रूप से बहुत थका देने वाली रही होगी। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे लिए यह व्यवस्था करने के लिए यहाँ पहले से मौजूद थे, वरना आज हमें खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ता। उस सुरुचिपूर्ण और गरिमामयी प्रबंधक ने समर की बात पर सम्मान से सिर हिलाया और विक्रम सिंह के हाथों में भाप से भरा एक गर्म सफ़ेद तौलिया थमा दिया। ठीक उसी समय समर का ध्यान इस बात पर गया कि अग्नि लंगड़ाकर चल रही थी। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने बगल वाली कुर्सी को थपथपाते हुए कहा, जल्दी इधर आओ। अग्नि ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल समर ने उसे जबरदस्ती उस कुर्सी पर बैठा दिया था। समर अग्नि के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसके काले चमड़े के जूते उतारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं देख सकता हूं कि तुम लंगड़ा रही हो, तुम्हें निश्चित रूप से चोट लगी है। अपने जूते उतारो, मुझे तुम्हारा घाव देखने दो। लेकिन जैसे ही उसने जूते को थोड़ा सा भी खिसकाया, अग्नि दर्द से चीख पड़ी। उसकी आंखों से लगभग आंसू ही छलक पड़े थे। ये भयानक दर्दनाक था। इतनी गंभीर चोट। समर तुरंत रुक गया। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और अग्नि को डांटते हुए घूरा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम घायल हो? तुम्हें ये सब अकेले सहने की क्या जरूरत थी? ये बहुत दर्द दे रहा होगा। ये स्पष्ट था कि उसके पैरों के तलवों से निकला खून जूतों के निचले हिस्से पर जम गया था और खून सूखने के बाद चमड़ा उसकी त्वचा से चिपक गया था, जिसे बिना दर्द के आसानी से खींचा नहीं जा सकता था। अग्नि ने चुपके से विक्रम सिंह की ओर देखा। उस अमर दिव्य फल की खातिर वह इस समय उनके दल में बने रहने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपनी किसी शारीरिक कमजोरी के कारण उसे इस दल से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक इसी समय विक्रम सिंह भी अग्नि की ओर ही देख रहे थे और उन दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। अग्नि थोड़ी असहज हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो विक्रम सिंह ने उसे देखा ही न हो। उनकी ठंडी नज़रें उसके चेहरे से फिसलते हुए बिना कोई भाव छोड़े आगे बढ़ गईं। अग्नि की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या वह नाखुश थे और उसे इस दल से बाहर निकाल देना चाहते थे? इसलिए अग्नि ने तुरंत समर के हाथों को नीचे दबाते हुए झटपट कहा, मैं ठीक हूँ, सच में बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। भला समर अग्नि को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था? ये लड़की कितनी बदकिस्मत थी। जब से उसने इसे देखा था तब से इसकी किस्मत ने एक बार भी इसका साथ नहीं दिया था। वह इतनी बुरी तरह से घायल थी और फिर भी दूसरों से कह रही थी कि वे उसकी परवाह न करें। आखिर वह अंदर से कितनी मजबूत थी। फिर समर ने अपना सिर घुमाया। प्रबंधक राठौर, प्रबंधक राठौर। प्रबंधक राठौर विक्रम सिंह के जन्म से ही उनके व्यक्तिगत मुख्य प्रबंधक रहे थे। विक्रम सिंह के जन्म के समय ही उन्होंने घर के मुख्य प्रबंधक का पद छोड़ दिया था और तब से हमेशा एक साई की तरह उनके साथ रहे हैं। इसलिए समर और उसके मित्र भी प्रबंधक राठौर से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। प्रबंधक राठौर की साधना का स्तर क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने भी आज तक उन्हें कोई दांव चलते या प्रहार करते नहीं देखा था। कोई भी प्रबंधक राठौर को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उनका अपमान किया था वह अब इस दुनिया में जीवित नहीं था। प्रबंधक राठौर अपने साथ गर्म पानी और मरहम लेकर धीरे धीरे अंदर आए। पैरों के तलवों का खून सूखने के बाद चमड़े के जूतों से बुरी तरह चिपक जाता है। यदि आप जबरदस्ती पैर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो त्वचा का फटना और खून बहना निश्चित है। शुरुआत में समर उन छोटे चमड़े के जूतों को काट देना चाहता था, लेकिन अग्नि ने सख्ती से मना कर दिया। इसलिए समर को पहले अग्नि के छोटे जूतों में गर्म पानी डालना पड़ा। जैसे ही गर्म पानी अंदर गया, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि दर्द के कारण अग्नि की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थीं। इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने पैर की चोट का इलाज नहीं किया तो तुम कल चल नहीं पाओगी। समर ने एक बड़े भाई की तरह अग्नि को पुचकारते हुए कहा। गर्म पानी में भिगोने के बाद समर ने कपड़े की पट्टियों में लिपटे अग्नि के पैरों को बड़ी सावधानी और मशक्कत से जूतों से बाहर निकाला। सूजन के कारण उन्हें बाहर निकालना लगभग असंभव हो रहा था। जब अग्नि के पैर चमड़े के जूतों से बाहर आए तो वहां मौजूद लोगों के चेहरों के भाव थोड़े असहज हो गए। वे पैर खून से सने हुए, सूजे हुए और भद्दे हो चुके थे और देखने में बेहद भयानक लग रहे थे। ये देखकर समर का हृदय तुरंत दुख से भर गया। सिद्धांत ने त्योरियां चढ़ाईं, इस हालत में हम कल अपनी यात्रा कैसे शुरू करेंगे? क्या हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए? वह ऐसे समय में ऐसी निष्ठुर बातें कह रहा है। समर ने पीछे मुड़कर सिद्धांत को घूरा। सिद्धांत, क्या
अपना दाहिना हाथ उठाओ, अपने ज़मीर पर रखो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ज़रा भी दर्द महसूस होता है। सिद्धांत, मैं तुमसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम सिंह ने केवल एक बार अग्नि की ओर देखा और हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, इसके अलावा उन्होंने कोई और भाव प्रकट नहीं किया। समर ने सावधानी से अग्नि के घावों पर मरहम लगाया और फिर उसे चेतावनी दी कि वह कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहे और इधर उधर न हिले। ठीक इसी समय सिद्धांत एक रक्त रुदन हिरण को कंधे पर उठाए वापस लौटा और उसके पीछे पीछे एक ऐसी लड़की आ रही थी जो किसी हिरनी की तरह ही मासूम और प्यारी लग रही थी। देवी मोहिनी। सिद्धांत के पीछे उस लड़की को देखकर समर आश्चर्य से चिल्ला पड़ा और सिद्धांत को घूरते हुए बोला, तुम इसे यहाँ वापस क्यों ले आए? भला समर देवी मोहिनी को कैसे नहीं जानता? देवी मोहिनी पहले मेघ विहार भोजनालय में भी मौजूद थीं। यद्यपि उन्होंने एक जालीदार टोपी पहनी थी जिसने उनकी लगभग पूरी आकृति को ढक रखा था, लेकिन वह समर की उन पारखी नज़रों से नहीं बच सकती थीं जो वर्षों से रूप रंग पहचानने में माहिर थीं। सिद्धांत ने रक्त रुदन हिरण को प्रबंधक राठौर के सामने रखा, फिर समर की ओर देखा और कहा, तुम्हें उस छोटी लड़की की देखभाल करने की अनुमति है, लेकिन मुझे नहीं। दम घुटता हुआ महसूस करते हुए समर ने सिद्धांत की ओर उंगली उठाए और चिल्लाया, तुम अभी इसी वक्त यहाँ आओ। समर ने सिद्धांत को खींचकर एक एकांत कोने में ले गया, अपनी आवाज़ धीमी की और लगभग दांत पीसते हुए बोला, सिद्धांत, क्या तुम पागल हो गए हो? देवी मोहिनी कौन है? वह एक ऐसी औरत है जो हमेशा से मित्र विक्रम के प्यार में पागल रही है। क्या तुम नहीं जानते कि मित्र विक्रम को इस तरह की औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है? और फिर भी तुम इसे यहाँ ले आए। देवी मोहिनी की आंखों ने तिरस्कार से अग्नि को सिर से लेकर पैर तक घूरा, उसकी यह खुली शत्रुता किसी से छिपी नहीं थी। युवराज विक्रम सिंह उस लकड़ी के घर में अपनी साधना कर रहे थे, प्रबंधक राठौर रात का भोजन तैयार करने में व्यस्त थे और समर और सिद्धांत पास ही एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि यहाँ क्या हो रहा था। इसलिए देवी मोहिनी धीरे धीरे चलते हुए अग्नि के पास गई, उसे नीची नज़र से देखा, अपनी आवाज़ को धीमा किया और उसके करीब झुकते हुए तिरस्कार से बोली, तुम सच में बहुत बदसूरत हो। अग्नि अपने अमर दिव्य फल के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मोहिनी के शब्दों ने उसे चौंकाकर ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। उसने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत युवती को खाली नज़रों से घूरते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? देवी मोहिनी ने उपहास किया और उकसाने के लिए अपनी आवाज़ को फिर से धीमा करते हुए कहा, मैंने कहा, तुम सच में बहुत बदसूरत हो। तुम्हारा बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरह अपनी औकात भूल जाना बिल्कुल गलत है। तुम्हारे जैसे चेहरे के साथ तुम युवराज विक्रम के बगल में एक सेविका के रूप में खड़े होने के भी योग्य नहीं हो। क्या? अग्नि थोड़ी उलझन में थी। ओह! अग्नि को आखिरकार एक पल की देरी से एहसास हुआ कि वह धूर्त लड़की जो युवराज विक्रम के प्यार में पागल हो चुकी थी, जिसका वर्णन देवी मोहिनी कर रही थी, वह वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं वही थी। अग्नि ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को छुआ। घर से निकलने से पहले अग्नि ने अपने बेजोड़ और खूबसूरत चेहरे को छिपाने के लिए एक हल्के पीले रंग के चूर्ण का इस्तेमाल किया था और अपनी बाहों, आंखों और नाक की रेखाओं को बदल दिया था, इसलिए अब वह एक बिल्कुल साधारण और बिना किसी आकर्षण वाली लड़की लग रही थी। अग्नि की इस बेपरवाह प्रतिक्रिया को देखकर मोहिनी आग बबूला हो गई। उसने उसे इस तरह उकसाया और फिर भी यह बदसूरत लड़की बिल्कुल क्रोधित नहीं हुई। क्या इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ भी है? तभी समर राठौर की आवाज़ गूंजी, तुम दोनों किस विषय पर बात कर रही हो? मैंने तुम लोगों को बदसूरती और खूबसूरती के बारे में कुछ कहते सुना। समर को देखते ही देवी मोहिनी का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसके पहले से ही खूबसूरत चेहरे पर तुरंत एक बेहद मीठी और आकर्षक मुस्कान छा गई। युवा राजकुमार समर, मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत हैं। समर ने धीरे से एक ठंडी सांस ली और अग्नि के बगल में बैठ गया। मोहिनी ने उस बिना रंगे हुए लकड़ी के घर की ओर देखा। चूंकि युवराज विक्रम सिंह वहां से कुछ ही दूरी पर थे, इसलिए उसका हृदय गहरी लालसा से भर गया। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिससे वह युवराज विक्रम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए देवी मोहिनी ने एक कुर्सी खींची और मुस्कुराते हुए बैठ गई। फिर उसने समर से पूछा, युवा राजकुमार समर, क्या आपको मेरी बड़ी बहन याद है? काव्या चौहान, समर ने बड़ी सहजता से पूछा। देवी मोहिनी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें उनके पुराने नाम से पुकारे। उनका वर्तमान नाम काव्या स्वर्णिका है, स्वर्णपक्षी और अग्निपक्षी, जो सभी पक्षियों की रानी हैं। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि एक तरफ अपने हाथों पर ठुड्डी टिकाई ख्यालों में खोई अग्नि की बाहें अचानक सिकुड़ गई थीं और उसका शरीर हल्का सा तन गया था। काव्या स्वर्णिका, कितना समय बीत गया था जब किसी ने आखिरी बार इस नाम का जिक्र किया था। समर को काव्या स्वर्णिका के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी लग रही थी। उसने पूछा, ये नाम बहुत ही प्रभावशाली है। क्या उनकी वर्तमान ताकत भी इस नाम से मेल खाती है?
सिद्धांत ने भी एक कुर्सी खींची और देवी मोहिनी के ठीक सामने बैठ गया। युवराज विक्रम सिंह भी धीरे धीरे चलते हुए उस लकड़ी के घर से नीचे आ गए। एक तरफ खड़े प्रबंधक राठौर ने पहले ही उनके लिए एक कुर्सी खींच रखी थी। युवराज विक्रम के बैठने के बाद उन्होंने कुर्सी को वापस आगे खिसका दिया। फिर उन्होंने एक एक करके भोजन परोसना शुरू कर दिया। युवराज विक्रम सिंह के वहां आते ही देवी मोहिनी का पूरा ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित हो गया। उसकी गहरी काली आंखें उन्हें इस तरह घूर रही थीं मानो उसकी आत्मा ही छिन गई हो और वह अपनी नजरें उनसे हटा ही नहीं पा रही थी। खूं खूं खूं, समर ने 2 बार खांसा। देवी मोहिनी आखिरकार अपने ख्यालों से बाहर आए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने झिझकते हुए अपने माथे पर आई बालों की एक लट को उंगलियों में लपेटा। मैं क्या कह रही थी? काव्या स्वर्णिका। हाँ, मेरी बड़ी बहन काव्या स्वर्णिका अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। देवी मोहिनी की आंखें गर्व से चमक उठीं। वह 8 साल की उम्र में नीलांबर महल में आई थीं, 9 साल की उम्र में आत्मा गुरु सूची में प्रवेश किया और 10वें वर्ष में पहला स्थान हासिल किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने आत्मा सन्यासी सूची में प्रवेश किया और 12वें वर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब वह 13 साल की हो चुकी हैं और हमारे महल के स्वामी ने कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस वर्ष हमारी बड़ी बहन आत्मा सन्यासी सूची में पहला स्थान हासिल कर लेंगी। वाह, ये वाकई बहुत वपहचितलौसिज प्रभावशाली है। अब वे लगभग हमारे ही स्तर पर पहुंच रही हैं, समर ने आश्चर्य से कहा। इसे ही कहते हैं बाद में आने वाले का आगे निकल जाना। ऐसा लगता है कि हमें भी अब और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन कोई हमें पीछे छोड़ दे। देवी मोहिनी ने गर्व से अपनी थोड़ी उचकाई। मेरे गुरु ने कहा है कि बड़ी बहन काव्या उनके द्वारा ली गई सबसे समझदार और प्रतिभाशाली शिष्या हैं। वे अक्सर यह कहकर आहत होती हैं कि वे खुश हैं कि उन्होंने किसी और के बजाय बड़ी बहन काव्या को अपना शिष्य चुना। कोई और? समर ने उत्सुकता से पूछा। वह कौन है? देवी मोहिनी ने उपहास उड़ाया। और कौन हो सकता है? अग्नि राठौर, मुख्य राजधानी की वह प्रतिभाशाली कन्या जो अब उत्तरी सीमांत नगर में एक अयोग्य और बेकार लड़की बन चुकी है। सिद्धांत ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और देवी मोहिनी की ओर एक गहरी नज़र डाली। देवी मोहिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं मुख्य राजधानी में बड़ी नहीं हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप सब मुख्य राजधानी में ही बड़े नहीं हुए हैं? क्या आप तब अग्नि राठौर को नहीं जानते थे? मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता था? समर ने झुंझलाते हुए कहा। अगर उस बात का जिक्र करें तो उस समय उस छोटी सी लड़की अग्नि की खूबसूरती सच में असाधारण थी। वह इतनी कम उम्र में भी एक अप्सरा जैसी सुंदर थी। उसका चेहरा इतना तराशा हुआ था मानो किसी ने उसे जैद पत्थर से गढ़ा हो। उसकी त्वचा सड़े हुए मलाईदार मक्खन की तरह और बर्फ जैसी गोरी थी। वह इतनी खूबसूरत थी, हर कोई उसे अपने घर ले जाकर एक छोटी बहन की तरह लाड़ प्यार करना चाहता था। अग्नि ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और चुपचाप अपने मुंह में चावल का निवाला डालने लगी। उसने कुछ नहीं सुना, वह कुछ भी नहीं सुन सकती थी। भला कौन पीठ पीछे दूसरों की बातें नहीं करता? किसकी बुराई या तारीफ पीठ पीछे नहीं होती? लेकिन आप लोग किसी के मुंह पर ही उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये वाकई कोई सही बात है? शुक्र है कि वह इस समय एक साधारण लड़की के भेष में थी, वरना। आह! अग्नि ने बात पलटने की कोशिश की। रक्तरुदन हिरण के पैर भूनने पर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। प्रबंधक राठौर की खाना बनाने की कला वाकई कमाल की है, आप सबको भी इसका स्वाद चखना चाहिए। और कृपया अब मेरे बारे में बातें करना बंद कीजिए, ठीक है? हालांकि मेज पर बैठे हर इंसान ने अग्नि की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और फिर से उस छोटी अग्नि के बचपन के दिनों की चर्चा करने लगे। देवी मोहिनी ने अपने हाथों पर अपनी थोड़ी टिका रखी थी। वह थोड़ी नाखुश लग रही थी और अपनी फूंकनी जैसी आंखों से समर को घूर रही थी। क्या अग्नि बचपन में बहुत सुंदर थी? क्या आपको लगता है कि बड़ी होने के बाद वह अब मेरी जितनी सुंदर होगी? देवी मोहिनी को अपने रूप रंग पर पूरा भरोसा था। नीलांबर महल की दिव्य कन्या होने के नाते उनकी खूबसूरती केवल काव्या स्वर्णिका के बाद दूसरे नंबर पर थी। जिन्हें देवी कहा जाता था, उनके अलावा और कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। समर ने देवी मोहिनी की ओर देखा, शरारत से अपनी एक भयंकर उच्चकाई, और पूछा, तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ, युवा राजकुमार, कृपया मुझे सच सच बताएं। देवी मोहिनी इस बार पूरी तरह गंभीर थी। उसकी बड़ी बड़ी और पानी से भरी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह यह उम्मीद कर रही थी कि समर उसकी तारीफ करेगा। समर ने मन ही मन सोचा, अगर अब तुम्हें डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कि अग्नि का रूप रंग अब खराब हुआ है या नहीं, लेकिन उसके उस जमाने के रूप को देखकर तुम तो उसकी एक सेविका बनने के भी योग्य नहीं ठहरती। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे याद आया कि जो छोटी सेविका कभी अग्नि की सेवा करती थी, वह भी बेहद सुंदर थी। तुम? मोहिनी सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गई। वह इतनी अधिक क्रोधित थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों में लगभग आंसू ही छलक आए थे। समर चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि लड़कियां इतनी जल्दी रो सकती हैं। अरे, तुमने ही तो मुझे सच बताने को कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताया।
मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो अपनी चचेरे भाई से पूछ लो। सिद्धांत, मुर्दों की तरह अभिनय करना बंद करो। मुझे बताओ, क्या छोटी अग्नि बचपन में बहुत सुंदर नहीं थी? वैसे मेरे भाई सिद्धांत, अगर मुझे सही से याद है तो तुमने ही तब उसकी तारीफ की थी। तुमने कहा था कि बड़ी होने के बाद वह छोटी अग्नि निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगी, है ना? अग्नि ने एक गहरी सांस ली। आप सब इतने गपशप करने वाले क्यों हैं? ये गंभीर रहने वाला छोटा लड़का, जिसके चेहरे पर हमेशा एक सख्त भाव रहता था, भला ऐसी बातें कैसे कह सकता है? ये तो बस। सिद्धांत ने सिर हिलाकर हामी भरी। सिद्धांत ने सिर हिलाकर हामी भरी। एक पल के लिए पूरा इलाका पूरी तरह से शांत हो गया। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छा गई थी। युवराज विक्रम सिंह बड़े ही शालीन तरीके से अपना भोजन करते रहे, लेकिन उनकी गहरी नज़रें सिद्धांत पर टिकी थीं और उनके आकर्षक चेहरे पर हल्की सी त्योरियां चढ़ गईं। देवी मोहिनी ने रोने की कगार पर पहुंचते हुए सिद्धांत को घूरा। युवा राजकुमार का मुझे चिढ़ाना तो समझ आता है, लेकिन आप तो मेरे चचेरे भाई हैं। आप भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वाह! समर ने गर्व से अपनी भौहें उचकाईं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। सिद्धांत ने भी उसकी तारीफ की थी। देवी मोहिनी गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। उसने गुस्से में अपना सिर घुमाया, लेकिन अनजाने में उसकी नज़र अग्नि की उन भावशून्यों से भरी आंखों से जा टकराए। क्या वह उस पर हंस रही है? देवी मोहिनी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने अग्नि को घूरा। तुम क्या देख रही हो? भले ही मैं अग्नि जितनी सुंदर नहीं हूं, फिर भी मैं तुमसे 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हूं, इस बदसूरत बला। मुंह में बीफ की हड्डी दबाए अग्नि ने अचानक भड़क उठी देवी मोहिनी की ओर लाचारी से देखा और चुपचाप आसमान की ओर निहारने लगी। उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे ये सब सुनना पड़ रहा था? अग्नि का वह मासूम चेहरा देखकर समर को बहुत बुरा लगा और उसने देवी मोहिनी को डांटते हुए घूरा, क्या तुम व्यक्तिगत हमले कर रही हो? भले ही मेरी छोटी अग्नि दिखने में बहुत सुंदर न हो, लेकिन वह बहुत दयालु, पवित्र और बिल्कुल हानिरहित है और तुमसे कहीं ज्यादा प्यारी है। अग्नि समर की नज़रों का सामना करने में खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसकी कौन सी आंख ने यह देखा था कि वह दयालु, पवित्र और हानिरहित थी? वह तो साफ तौर पर भेड़ की खाल में छिपी एक छोटी भेड़िया थी, एक ऐसी चोर जो उस अमर दिव्य फल को हथियाने के लिए हर वक्त तैयार बैठी थी। देवी मोहिनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं दयालु नहीं हूँ, पवित्र और हानिरहित नहीं हूँ और प्यारी भी नहीं हूँ? समर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, क्या कोई दयालु इंसान किसी को देखते ही उसे बदसूरत कह देगा? उसने सुन लिया था, तो उसने यह बात पहली ही बार में सुन ली थी। देवी मोहिनी डर के मारे समर को घूरने लगी। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उस छोटी लड़की का गुस्सा भड़क उठा और उसने बिना डरे अपनी बादाम जैसी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहा, तो तुमने मुझे उसे बदसूरत कहते हुए सुन लिया था, और उसी का बदला लेने के लिए तुमने जानबूझकर अग्नि का जिक्र किया और कहा कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है ना? युवा राजकुमार, असल में तुम खुद नहीं जानते कि अब अग्नि दिखती कैसी है ना? समर ने धीरे से भुने हुए रक्त रुदन हिरण का एक कोमल और रसीला टुकड़ा तोड़ा और सहजता से अपने होंठों को घुमाया। उसकी एक सौंदर्यमयी माता है जो आर्यावर्त साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला है। उसकी बेटी की शक्ल कितनी बुरी हो सकती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ छोटी मोहिनी, उससे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। वह तो तुम्हारे साथ अपनी तुलना करने की जहमत भी नहीं उठाएगी। मोहिनी अत्यधिक क्रोधित हो उठी। उसने जोर से मेज पर अपना हाथ पटका। ठीक है, पहाड़ से नीचे उतरने के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सीधे राठौर परिवार की पुरानी हवेली चलेंगे। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं, मोहिनी, किसी अयोग्य और बेकार लड़की से कमतर हूँ। अग्नि, अब उसे समझ आया कि बिना किसी गलती के मुसीबत में पड़ने का क्या मतलब होता है। शुक्र है कि उसके बारे में हो रही वह चर्चा अब खत्म हो चुकी थी और वह आखिरकार शांति से अपने भोजन का आनंद ले पा रही थी। हालांकि अग्नि बहुत जल्दी जश्न मना रही थी। समर ने जगमगाते आसमान की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, अगर उस बात का जिक्र करें तो अग्नि सच में उस समय बेहद शानदार थी। उन दिनों मुख्य राजधानी में हर तरफ उसी के चर्चे थे। उसने साधना के हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मुझे याद है कि जब वह केवल 4 साल की थी तभी वह आत्मा गुरु के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, है ना? चौथा स्तर, सिद्धांत ने ऐसा जताया मानो उसने ध्यान न दिया हो, लेकिन उसने एकदम सटीक सुधार किया। 4 साल की उम्र में चौथे स्तर की आध्यात्मिक साधिका। जब हम 4 साल के थे तब हम केवल दरवाजे की देहरी के बाहर खड़े रहते थे और आत्मा गुरु की दुनिया में हमने कदम तक नहीं रखा था। समर बार बार गहरी सांसें लेते हुए बोला, बेशक विक्रम सिंह एक अपवाद हैं। वह कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए हम उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। अग्नि ने छुपके से अपनी आंखें घुमाईं। 1 सदी का सफर तय करके जब उसने इस दुनिया में कदम रखा था तब वह केवल एक नवजात शिशु थी।
3 साल की उम्र में उसने अनजाने में ही सर्प अग्निपक्षी दिव्यलोक को जागृत कर दिया था और अपने परम सुंदर गुरु के अस्तित्व के बारे में जाना था। 8 साल की उम्र में काव्या चौहान और उसके पीछे खड़ी ताकतों ने उस पर घात लगाकर हमला किया, उसका अग्निपक्षी का शुद्ध रक्त नष्ट कर दिया और उसके अपने ही परिवार ने उसे उत्तरी सीमांत नगर की पुरानी हवेली में लावारिस छोड़ दिया। तब से लेकर आज 13 साल की उम्र तक वह उसी जगह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। 3 से 8 साल की उम्र तक दूसरों की नज़रों में वह सचमुच एक प्रतिभाशाली कन्या थी। स्तर 1 से लेकर 9 तक बहुत से लोग अपना पूरा जीवन केवल आत्मा गुरु के स्तर पर ही अटक कर बिता देते हैं और उनके लिए इससे आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि इतनी कम उम्र में ही काव्या स्वर्णिका पहले ही आत्मा गुरु के स्तर को पार करके आत्मा सन्यासी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और वहां भी उसने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। और जहां तक अग्नि की बात थी, वह अभी तक पहले स्तर की आत्मा गुरु भी नहीं बन पाई थी। ये सब सोचकर अग्नि को लगा जैसे उसके हाथों में रखा वह स्वादिष्ट भोजन भी अब बेस्वाद हो गया हो। उस समय तुम उसे हरा भी नहीं पाते थे, समर ने सिद्धांत को चिढ़ाते हुए कहा। मुझे याद है कि जब तुम छोटी अग्नि से हार गए थे तो तुम हमेशा चिड़चिड़े और उदास रहने लगे थे। तुम उसे चुनौती देने के लिए हर दिन अपनी तलवार लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाते थे, लेकिन वह इतनी बेपरवाह और मगरूर थी कि उसे तुम याद तक नहीं रहते थे। वह बस इतना ही पूछती थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हा 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 हा। सिद्धांत ने निशब्द होकर समर की ओर देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या इस बेवकूफ़ को बात करने की तमीज़ भी है? अग्नि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धांत को घूरा। क्या सच में बचपन में ऐसा कुछ हुआ था? भला उसे इस बात की कोई याद क्यों नहीं थी? हालांकि ये भी संभव था कि उस समय वह बहुत अधिक व्यस्त रही हो, क्योंकि उसे अपनी दैनिक साधना के अलावा भी बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती थीं। शिलालेख, आध्यात्मिक चक्र, नक्काशी, चित्रकला, संगीत, विभिन्न भाषाएं, इतिहास, भूगोल और चिकित्सा विज्ञान का वह विशाल और जटिल क्षेत्र, और इन सब के ऊपर से उसके परम सुंदर गुरु की कठोर और परिपूर्णता की मांगें। उस समय वह एक बहुत ही छोटी सी बच्ची थी जो हर दिन बिना रुके लगातार काम करती थी और जिसकी कक्षाएं सुबह से लेकर रात तक चलती थीं। वे दिन सचमुच ऐसे थे जब वह मुर्गों के बांग देने से भी पहले उठती थी और सबसे आखिर में सोती थी। एक मधुमक्खी की तरह दिन भर व्यस्त रहने के बाद बिस्तर पर सिर रखते ही उसे गहरी नींद आ जाती थी। खुशकिस्मती से वह अपने पिछले जन्म में एक शीर्ष गुप्तचर थी और उसकी दृढ़ता और सहनशक्ति युद्ध की भयंकर ज्वालाओं में तपकर मजबूत हुई थी, अन्यथा इतनी कम उम्र में वह सचमुच इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन उस समय वह बिल्कुल भी मगरूर या बेपरवाह नहीं थी, वह बस सच में बहुत 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 ज़्यादा व्यस्त रहती थी। इसलिए अग्नि ने अपना नाम साफ करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या जिस अग्नि के बारे में आप बात कर रहे हैं वह सच में इतनी मगरूर थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह उस समय इतनी व्यस्त रही हो कि उसने ध्यान ही न दिया हो? नहीं, समर ने पूरे यकीन के साथ उत्तर दिया। साधना के अलावा भला उसके पास व्यस्त होने के लिए और कौन सा काम हो सकता था? बस उसका चेहरा ही बहुत मगरूर और कठोर था। अग्नि, अब मुझे भाई समर से कोई बात नहीं करनी। समर एक बहुत ही मिलनसार और जिंदादिल इंसान था, ऐसा व्यक्ति जो अकेले ही पूरी महफिल में जान डाल सकता था। जब उसने देखा कि अग्नि उसे नज़रअंदाज कर रही है तो वह सिद्धांत की ओर मुड़ा और अपनी गपशप जारी रखी। सिद्धांत, तुम उस समय छोटी अग्नि को पसंद करते थे, है ना? वरना तुम हर दिन उसका पीछा क्यों करते और उसका रास्ता क्यों रोकते? इससे पहले कि सिद्धांत इस बात से इनकार कर पाता, समर ने विजयी भाव से अपनी भरीकुटी उचकाई। लेकिन अफसोस, छोटी अग्नि तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वह हमारे मित्र विक्रम को पसंद करती थी। अपनी प्याली से पानी पी रही अग्नि ने जैसे ही यह सुना, उसके मुंह से पानी का एक फव्वारा छूट पड़ा। खूं 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 खूं। अग्नि को इतनी जोर से खांसी उठी कि उसकी सांस ही अटक गई। यह क्या बकवास है? किसने कहा कि वह विक्रम सिंह को पसंद करती थी? वह उस समय केवल 8 साल की थी। इतनी कम उम्र में किसी को पसंद करने के बारे में वह भला क्या जानती थी? समर सिर्फ कोरी अफवाहें फैला रहा है। समर ने झटपट एक साफ सफ़ेद रेशमी कपड़ा लिया और अग्नि के मुंह के कोनों से पानी की बूंदें पोंछते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, मैंने कहा कि अग्नि हमारे मित्र विक्रम को पसंद करती है, तुम्हें नहीं। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अग्नि के हृदय के भीतर की आवाज़ जोर जोर से चीख रही थी, मैं ही अग्नि हूँ। तारांकन। समर अग्नि की देखभाल करते हुए भी लगातार गपशप कर रहा था। उन दिनों अग्नि सच में हमारे मित्र विक्रम को बहुत पसंद करती थी। एक बार तो उसने राजसी विद्यापीठ के द्वार पर हमारा इंतजार भी किया था। जब हम बाहर आए तो वह आखिरकार बड़ी झिझक और शर्म के साथ हमारे पास आए, हमारे हाथों में एक त्रिजनशिला थमाई और वहां से भाग गई। हा हा हा। अग्नि, यह एक गलतफहमी है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। वह निस्संदेह त्रिजनशिला ही थी, लेकिन वह पत्थर उसने उस समय अपनी सबसे अच्छी सहेली चार्वी को देने के लिए दिया था और उसने खुद ये बात स्पष्ट भी की थी। भला ये कैसे मान लिया गया कि वह पत्थर उसने विक्रम को दिया था?
क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समर और उसके दोस्तों के जोरदार ठहाकों ने उसकी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया था? और सबसे बड़ी बात, वह शर्मा या झिझक कहाँ रही थी? उस समय वह लगातार अपने परम सुंदर गुरु द्वारा सिखाई गई अग्निपक्षी पदचाप का अभ्यास कर रही थी, जिसके कारण उसके दोनों पैर बुरी तरह घायल थे। भला ऐसे में वह तेज कैसे चल सकती थी? बोलते बोलते समर जोर से हंसा, फिर उसने नीचे देखा और पाया कि अग्नि ने अपनी मुट्ठियां कस रखी थीं और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। वह बड़ी उत्सुकता से बोला, छोटी बच्ची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी हमारे मित्र विक्रम को पसंद करने लगी हो और अब तुम्हें जलन हो रही है? चिंता मत करो, मित्र विक्रम और अग्नि की सगाई टूट चुकी है और अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर अग्नि को अपनी ही लार का फंदा लग गया और वह खांसने लगी। विक्रम सिंह, माफ करना, वह तो इसे कोई नाम तक नहीं मानती थी। अग्नि ने घबराकर अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मित्र विक्रम को कभी पसंद नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। धड़ाम। अग्नि ने हड़बड़ाहट में अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसी जल्दबाजी में उसके पतले हाथ से टकराकर मेज पर रखा वह सुनहरा प्याला नीचे गिर गया। अग्नि ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसका माथा जोर से मेज के कोने से जा टकराया। उस भयंकर दर्द के कारण तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए। घटनाओं का ये क्रम इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि किसी को भी प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। समर, सिद्धांत, मोहिनी, युवराज विक्रम सिंह ने अपना सिर ऊपर उठाया, उनका चेहरा बेहद आकर्षक और गंभीर लग रहा था। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से अग्नि की ओर देखा और उनके पतले होंठ हल्के से खुले। सगाई अभी टूटी नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समर ने अचानक मेज पर जोर से हाथ पटका और विक्रम को घूरते हुए बोला, भाई विक्रम, तुमने अभी क्या कहा? तुमने सगाई रद्द नहीं की। तुम्हारी और अग्नि की सगाई अभी टूटी नहीं है। विक्रम सिंह ने सहमति में हामी भरते हुए एक हल्की सी आवाज निकाली। यह असंभव है। समर का पूरा ध्यान तुरंत इस बात पर केंद्रित हो गया। भला सगाई कैसे नहीं टूट सकती? क्या हर कोई यही नहीं कह रहा था कि तुम दोनों ने सगाई तोड़ दी है? हस्ताक्षर नहीं हुए। विक्रम सिंह की पुतलियां पानी की तरह साफ थीं, उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, और उनकी आवाज़ पानी जितनी ही सौम्य थी। चाहे कोई भी समय हो या कोई भी स्थान, वह हमेशा लोगों को एक राजसी, गरिमामयी और दूर रहने वाले व्यक्तित्व का एहसास कराते थे, जो किसी भी अजनबी को अपने करीब आने की हिम्मत नहीं करने देता था। अग्नि पूरी तरह से सन्न रह गई। सगाई तोड़ने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि वह अब भी विक्रम सिंह की मंगेतर है? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि अपनी आंखें फाड़े भयंकर आश्चर्य से बस घूरती रह गई। उसका बस चलता तो वह दौड़कर जाती और विक्रम सिंह का कॉलर पकड़कर उसे पागलों की तरह झकझोर देती। क्यों, आखिर क्यों क्यों? समर अत्यधिक उत्साहित हो उठा। तुमने आखिरी समय पर हस्ताक्षर नहीं किए? वाह! समर ने मेज पर इस तरह जोर से हाथ मारा मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। मित्र विक्रम, मुझे यह मत बताना कि तुम सच में अग्नि को पसंद करते हो। क्या तुमने सच में आखिरी पल में केवल इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि तुम अग्नि को पसंद करते हो? है ना? हे भगवान! सिद्धांत अपनी आंखें फाड़े विक्रम सिंह को घूरने लगा। देवी मोहिनी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम सिंह को घूरती रह गई। जैसे ही मोहिनी को स्थिति का एहसास हुआ, वह तुरंत चिल्ला पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? परम आदरणीय युवराज उस अग्नि को कभी पसंद नहीं कर सकते। वह तो पूरी तरह से अपाहिज और अयोग्य है। क्योंकि वह बहुत सुंदर है, समर ने कहा। वह किसी काम की नहीं है। क्योंकि वह बहुत सुंदर है। क्योंकि वह बहुत सुंदर है, समर ने देवी मोहिनी की ओर पूरी गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। बार बार इसी एक जवाब से मात खाकर देवी मोहिनी का मानसिक संतुलन लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया था। अग्नि घबरा गई और अपने हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, भला वह मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? बोलते बोलते उसने अचानक खुद को रोक लिया, लेकिन तब तक उसके हृदय की सच्ची भावनाएं जुबान पर आ चुकी थीं। अग्नि अपनी ही जगह पर सन्न रह गई। सर्र सर्र सर्र। वहां मौजूद हर किसी की नज़रें युवराज विक्रम सिंह से हटकर तुरंत अग्नि पर जा टिकीं। समर, सिद्धांत, देवी मोहिनी, छोटी अग्नि, तुम अब भी कहती हो कि तुम हमारे मित्र विक्रम को पसंद नहीं करती? समर के चेहरे पर एक भयंकर अविश्वास का भाव था। पूरी तरह से निराश और हताश होकर अग्नि ने अपना माथा मेज पर दे मारा और लाचारी से अपना हाथ हिलाते हुए बोली, आप लोग यह मानकर चलें कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, कृपया अपनी मुख्य चर्चा जारी रखें। निशब्द होने का क्या अर्थ होता है? अब सचमुच उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। देवी मोहिनी ने अग्नि को घूरा और मन ही मन उपहास करते हुए बुदबुदाई, तुम। इस क्षण समर को अब अग्नि की कोई परवाह नहीं थी। वह झटपट विक्रम के पास पहुंचा और अत्यधिक उत्साह से पूछने लगा, मित्र विक्रम, तुमने अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुमने इसलिए सगाई नहीं तोड़ी क्योंकि तुम अग्नि को पसंद करते हो? क्या यही बात है? क्या यही सच है?
विक्रम सिंह ने गहरी घृणा के साथ समर को एक तरफ धकेल दिया और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुमने बगावत कर दी है। बगावत? कैसी बगावत? असाधारण रूप से बुद्धिमान समर ने अपनी बाहें बांधी, पूरे गर्व से चुटकी बजाई और सब कुछ समझ जाने वाले भाव के साथ बोला, मैं समझ गया। मित्र विक्रम, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अग्नि तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल हो चुकी है कि तुम उसे आहत होते नहीं देख सकते, इसलिए तुमने अनिच्छा से ही सही पर सगाई नहीं तोड़ी। भला विक्रम सिंह के प्यार में कौन इतना पागल हो गया था? ये सुनते ही अग्नि लगभग अपनी जगह से उछल ही पड़ी। हालांकि अग्नि को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुख्य आसन पर विराजमान जन्मजात सम्राट जैसे राजसी और गरिमामय युवराज ने उस बात पर अपनी सहमति जताते हुए केवल एक हल्की सी हूँ की आवाज निकाली। उन्होंने सच में प्रतिक्रिया में हूँ कहा था। भला वह कैसे? हूँ? अग्नि की काली आंखें आश्चर्य से इतनी फैल गईं मानो वे अपनी पुतलियों से ही बाहर आ जाएंगी। आखिर उस हूँ का वास्तव में क्या मतलब था? एक तरफ खड़ी देवी मोहिनी अब और शांत नहीं रह सकी। उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया और बोली, सगाई क्यों नहीं टूटनी चाहिए? अग्नि अब किसी काम की नहीं है। अब वह कभी साधना नहीं कर सकती और भविष्य में केवल एक साधारण नश्वर मनुष्य ही बनकर रह जाएगी। समय बीतने के साथ वह बूढ़ी हो जाएगी। कुछ ही दशकों में वह सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बन जाएगी। परम आदरणीय युवराज, आप तो साक्षात किसी देवता के समान हैं। भला वह आपके साथ रहने के योग्य कैसे हो सकती है? जैसे ही यह विषय छिड़ा, आसपास के पूरे इलाके में एक गहरी खामोशी छा गई। समर ने एक हल्की सी उदासी के साथ कहा, जब अग्नि अपाहिज हुई थी तब वह केवल 8 वर्ष की थी, है ना? ये सचमुच बहुत दुख की बात है। अग्नि ने सिर उठाया और समर को घूरते हुए मन ही मन सोचा, अपाहिज अग्नि? किसी काम की नहीं। क्या तुमने सच में उसका नाम अपाहिज अग्नि रख दिया है? ये सच में बहुत बुरा है। समर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस नायिका के बारे में वह बात कर रहा था वह ठीक उसके सामने ही बैठी थी और मन ही मन उसे कोस रही थी। इसलिए जब अग्नि ने उसे घूरा तो उसका चेहरा पूरी तरह से मासूम लग रहा था। देवी मोहिनी ने उपहास करते हुए कहा, राठौर परिवार ने अग्नि को समय से पहले बड़ा होने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण साधना करते समय उसकी प्राण ऊर्जा भटक गई और उसी भटकाव ने उसके अग्निपक्षी के शुद्ध रक्त में विस्फोट कर दिया, जिससे अंततः वह एक ऐसी अपाहिज बन गई जो कभी साधना नहीं कर सकती। अब इसमें किसकी गलती है? क्या ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अग्नि हद से ज्यादा लालची थी? अग्नि ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन उपहास किया। तो चौहान परिवार ने अपने बचाव में यह नया बहाना गढ़ा था। समय से पहले बड़ा करना, प्राण ऊर्जा का भटकना, लालच के कारण अग्निपक्षी के शुद्ध रक्त का जलना। हाँ, समर ने सचमुच सहमति में हामी भरते हुए कहा, अगर कोई दोष देने लायक है तो वह राठौर परिवार ही है जो बहुत अधिक लालची हो गया था। ये कितने दुख की बात है कि उन्होंने ऐसी दुर्लभ और प्रतिभाशाली कन्या का जीवन बर्बाद कर दिया। आह! अग्नि ने एक गहरी सांस ली। तारांकन, काव्या स्वर्णिका, तुमने मेरा अग्निपक्षी का शुद्ध रक्त नष्ट किया और फिर मुझ पर झूठे आरोप लगाए, चारों ओर मेरे खिलाफ अफवाहें और कलंक फैलाया। तुम्हें नाम और शोहरत दोनों चाहिए और सच में तुम्हें वह सब मिल भी जाता है जो तुम चाहती हो। तुम वाकई में कमाल हो, तारांकन। ये सोचकर अग्नि ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी कस ली। अमर दिव्य फल, उसे हर हाल में जल्द से जल्द वह अमर दिव्य फल हासिल करना ही होगा। ये रात किसी भी लिहाज से शांत नहीं गुजरने वाली थी। अग्नि प्रबंधक राठौर द्वारा दिए गए मोटे कंबल में लिपटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। अचानक खतरे के एक तीव्र एहसास ने उसे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। समर अग्नि को जगा हुआ देखकर थोड़ा हैरान था। तुम जाग गईं? क्या हुआ? अग्नि रजाई में लिपटे हुए ही उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में नींद का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी नज़रें म्यान से निकली किसी नंगी तलवार की तरह एकदम स्पष्ट और ठंडी थीं। समर हक्का बक्का रह गया। क्या उसने सच में छोटी अग्नि की आंखों में वह बर्फीली ठंडक देखी थी जो केवल लाशों के ढेर और खून के समंदर से जिंदा लौटकर आने वाले व्यक्ति में ही हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, जरूर उसे कोई भ्रम हो रहा था। जब समर ने दोबारा ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वह भयानक भाव वाकई गायब हो चुका था। क्या बात है? अग्नि ने सहजता से पूछा। समर ने अपनी आंखें मलीं। क्या मुझे कुछ भ्रम हो रहा है? मैंने अभी अभी तुम्हारी आंखों में किसी परम शक्तिशाली साधक जैसी ठंडी हत्यारी मंशा देखी। भला मुझे ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैं भी लाचार हूँ। समर ने अग्नि को बड़ी फुर्ती से खड़े होते देखा और साथ ही दूर एक कंबल को कसकर पकड़े गहरी नींद में सो रही देवी मोहिनी पर भी एक नज़र डाली। कौन सच में अयोग्य है और कौन असल में 5वें स्तर का आत्मा गुरूप है? समर ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। सिद्धांत ने अग्नि को उनके पीछे पीछे आते देखा। उसके गहरे और आकर्षक चेहरे पर चिंता की एक गहरी लकीर उभर आई। उसकी ठंडी नज़रें अग्नि के चेहरे से गुजरती हुई अंततः समर पर जा टिकीं। उसका स्वर एकदम बर्फीला था, अपने लोगों पर नज़र रखो। पूरी टीम को अपने साथ नीचे मत घसीटो।
अग्नि बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सिद्धांत के वे शब्द भले ही जाहिर तौर पर समर के लिए कहे गए थे, लेकिन असल में उनका निशाना वही थी। सिद्धांत को सच में ये लगता था कि वह इस दल के लिए एक बड़ा बोझ है। समर ने अपनी नाक छुई और अपनी खूबसूरत गहरी आंखों से अग्नि की ओर देखते हुए कहा, या शायद तुम्हें। उस घने अंधकार से भरी रात में अग्नि की आंखें आसमान में चमकते तारों की तरह बहुत गहरी और उज्ज्वल लग रही थीं। जैसे ही अग्नि कुछ बोलने वाली थी, उसने देखा कि युवराज विक्रम सिंह ने उसकी ओर एक गहरी नज़र डाली। अग्नि के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, उसकी पीठ अवचेतन रूप से तंग गई और उसने मुंह से निकलने वाले शब्दों को वापस अपने गले में उतार लिया। उसने वास्तव में ये कहने का इरादा किया था कि अगर उन पर कृष्णवर्णी भेड़ियों के झुंड ने हमला किया तो उसके पास एक ऐसी खास औषधि है जो बिना कोई प्रहार किए ही उन्हें दूर भगा सकती है। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी असली ताकत को उजागर नहीं कर सकती, खासकर युवराज विक्रम सिंह के सामने तो बिल्कुल नहीं। उसे डरपोक, कमज़ोर और बिल्कुल अयोग्य होने का नाटक करना ही होगा। दुश्मन को चकमा देने के लिए कमजोरी और बेवकूफ़ी का दिखावा करके ही वह परम आदरणीय युवराज के हाथों से अचानक उस अमर दिव्य फल को छीनने का मौका पा सकती थी, अन्यथा सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। यही सोचकर अग्नि की आंखें, जो कुछ देर पहले तक खंजर की तरह तेज और ठंडी थीं, तुरंत घबराहट और लाचारी में बदल गईं। मैं क्या करूं? क्या मैं मारी जाऊंगी? मैं मरना नहीं चाहती। मेरे करीब रहना और इधर उधर भटकना मत। समर ने अग्नि को पूरी गंभीरता से हिदायत दी। तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम आसानी से मारी जा सकती हो। अग्नि ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, परम आदरणीय युवराज कहाँ हैं? उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहां केवल वह, समर, सिद्धांत और गहरी नींद में सो रही देवी मोहिनी ही बचे थे। युवराज विक्रम सिंह और प्रबंधक राठौर दोनों वहां से गायब हो चुके थे। समर ने तुरंत अग्नि को खींचकर अपने पीछे कर लिया। उसके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर हो गए। हम पर नजर रखी जा रही है? अग्नि ने उत्सुकता से पूछा। निशाना बनाया जा रहा है? इस आर्यावर्त साम्राज्य में भला परम आदरणीय युवराज को निशाना बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? आखिर विक्रम सिंह हैं कौन? एक ऐसे सम्राट जो अपने एक ही क्रोध से पूरी दुनिया का तख्ता पलट कर सकते हैं। एक ऐसी अपार शक्तियों वाले साम्राज्य के युवराज, भला उन पर अपनी नज़र गड़ाने का दुस्साहस कौन करेगा? क्या तुमने कभी अंधकार सत्ता के बारे में सुना है? समर ने पूछा। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, अग्नि ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या वे पिछले राजवंश के बचे हुए विद्रोही नहीं हैं? बिल्कुल सही। समर की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी चमकदार आंखों में क्रोध की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। अंधकार सत्ता हमेशा से ही इस आर्यावर्त साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध रही है और शुरू से ही हमारे राजवंश की कट्टर दुश्मन रही है। मुझे नहीं पता कि इस बार उन्हें ये खुफिया जानकारी कैसे मिल गई, लेकिन उन्होंने चुपके से हमारा पीछा किया है और अपने साथ कई खूंखार लड़ाकों का एक समूह भी लेकर आए हैं। रात के उस घने अंधेरे में अग्नि की आंखें गहरी और उज्ज्वल लग रही थीं। क्या वे आप लोगों से भी अधिक शक्तिशाली हैं? समर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारी छानबीन के अनुसार इस बार उनके साथ कई शक्तिशाली और खूंखार बुजुर्ग लड़ाके हैं, और साथ ही अंधकार सत्ता का दिव्य पुत्र युगांत भी है, जो शक्ति में बिल्कुल हमारे मित्र विक्रम के बराबर है। इस बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भेड़ियों के इन झुंडों को देखो, ये सब उन्हीं का किया धरा है। उनके बीच ये बातचीत चल ही रही थी कि कृष्णवर्णी भेड़ियों का वह खूंखार झुंड वहां आ पहुंचा। समर के चेहरे की बची खुची मुस्कान भी लुप्त हो गई और उसकी जगह एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक भाव ने ले ली। उसने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार के एक ही झटके से कम 5 कृष्णवर्णी भेड़ियों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वे कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़कते हुए सीधे गहरी नींद में सो रही देवी मोहिनी के सिर से जा टकराए। देवी मोहिनी, जो अब तक गहरी नींद में थी, तुरंत जाग उठी और जमीन से उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर लगा भेड़ियों का खून पोंछा और खौफ के मारे भयंकर चीख पड़ी। उसकी उस कान फोड़ देने वाली चीख ने तुरंत पूरे कृष्णवर्णी भेड़ियों के झुंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। परिणामस्वरूप कृष्णवर्णी भेड़ियों के झुंड की एक छोटी टुकड़ी खूंखार तरीके से देवी मोहिनी की ओर झपट पड़ी। इस क्षण तक समर और सिद्धांत पहले ही कृष्णवर्णी भेड़ियों के उस विशाल झुंड के बीच बुरी तरह घिर चुके थे और उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। आसमान को चीर देने वाली उस भयंकर चीख को सुनकर समर ने झुंझलाहट के साथ सिद्धांत की ओर देखा। मेरी छोटी अग्नि तक खौफ से नहीं चीखी, फिर 5वें स्तर की आत्मा गुरु होने का दावा करने वाली तुम्हारी यह बहन ऐसे क्यों चीख रही है? अगर वह लड़ नहीं सकती तो क्या वह अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं सकती? समर ने अधीरता से कहा। सिद्धांत का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, उसके भाव बेहद कठोर और जानलेवा थे और उसने पूरी तरह से खामोशी साधे रखी। तुम कह रहे थे कि हमारी छोटी अग्नि इस दल के लिए एक बोझ है,
लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी यह छोटी चचेरी बहन ही सबसे बड़ा बोझ है। कृष्णवर्णी भेड़ियों के झुंड का संहार करते हुए समर लगातार शिकायत कर रहा था। सिद्धांत के पास इस बात का खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि यही कड़वा सच था। उसी समय कृष्णवर्णी भेड़ियों की वह छोटी टुकड़ी देवी मोहिनी की ओर पूरी आक्रामकता से झपट चुकी थी। देवी मोहिनी के चेहरे पर एक खौफनाक दहशत छा गई। अगर वहां केवल 1 या 2 कृष्णवर्णी भेड़िए होते तो वह आसानी से उनसे निपट सकती थी, लेकिन अब कम से कम 20-30 कृष्णवर्णी भेड़िए उसकी ओर छलांग लगा रहे थे। अब वह क्या करे? उसे क्या करना चाहिए? वह क्या कर सकती है? वह मरना नहीं चाहती थी। उसने घबराहट में सिर उठाया और उसकी नज़र अग्नि पर पड़ी। तुरंत उसकी आंखों में एक क्रूर और स्वार्थी चमक आ गई। चूंकि वह खुद नहीं मरना चाहती थी, तो क्यों न इस परेशान करने वाली बदसूरत बला को ही मरने के लिए आगे कर दिया जाए। खुद को एक जानलेवा विपत्ति से बचाने के लिए इस छोटी लड़की को ढाल बनाना उस लड़की के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। यही सब सोचकर देवी मोहिनी ने बड़ी चालाकी से अपने कदम बढ़ाए और बिजली की गति से अग्नि की ओर दौड़ी। साथ ही वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। जैसे ही वह अग्नि की ओर झपटी, अग्नि ने उसकी आंखों में छिपे उस खौफनाक और दुष्ट इरादे को स्पष्ट रूप से देख लिया। स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। अग्नि ने तुरंत अपने पैरों से अग्निपक्षी पदचाप का इस्तेमाल किया और देवी मोहिनी के खूंखार पंजों से बचने के लिए तेजी से मुड़ गई, जो उसे पकड़ने के लिए ही आगे बढ़ रही थी। भला देवी मोहिनी इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? वह अग्नि को पकड़ने में तो विफल रही, लेकिन जैसे ही वह और अग्नि एक दूसरे के पास से गुजरे, मोहिनी ने अपना हाथ उठाया और अग्नि को पूरी ताकत से भेड़ियों के उस खूंखार झुंड में धकेल दिया। अब मरो। हालांकि देवी मोहिनी ने शुरुआत का तो सही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अंत का नहीं। जैसे ही उसने अचानक अग्नि की पीठ पर धक्का दिया, अग्नि का दाहिना हाथ किसी प्रेत की तरह आगे बढ़ा और उसने मोहिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि देवी मोहिनी कोई प्रतिक्रिया दे पाती, अग्नि ने वहीं खड़े खड़े एक शानदार कलाबाजी खाए। एक जोरदार धड़ाके के साथ वह और देवी मोहिनी दोनों भेड़ियों के उस झुंड के बीच जा गिरीं और चारों ओर से घिर गईं। यद्यपि देवी मोहिनी के पास आध्यात्मिक ऊर्जा थी और वह 5वें स्तर की आत्मा गुरु थी, लेकिन अग्नि का फायदा उसके अप्रत्याशित हमले और तकनीक के कुशल उपयोग में था। वह पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर थी। असल में अग्नि आसानी से देवी मोहिनी को भेड़ियों के झुंड में फेंक सकती थी और फिर उसी गति का फायदा उठाकर एक पेड़ पर चढ़कर बिना खरोंच आए बच सकती थी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिद्धांत उसकी हर हरकत पर शक के साथ नजर रखे हुए था। देवी मोहिनी क्रोध से भरी हुई थी और अग्नि को गुस्से से घूर रही थी। उस दुष्ट लड़की ने सचमुच उसके खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन इससे पहले कि देवी मोहिनी कोई अपशब्द कह पाती, अग्नि दर्द भरी आवाज में चीख पड़ी, देवी मोहिनी, आप खुद तो भेड़ियों से बचकर भाग नहीं पाई, तो आपने मुझे उनके बीच क्यों फेंक दिया? बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। अग्नि का दुबला पतला और कमजोर शरीर घबराहट में जमीन पर लोटपोट हो रहा था और वह बेहद अस्त व्यस्त लग रही थी। देवी मोहिनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसके पास एक शब्द भी बोलने का समय नहीं था, क्योंकि लगभग सारे कृष्णवर्णी भेड़िए उसी की ओर टूट पड़े थे। देवी मोहिनी इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग खून ही उगलने वाली थी। ऐसा क्यों? वह बदसूरत लड़की दोनों ही भेड़ियों के झुंड में गिरी थी, तो फिर उन 20-30 चमकदार बालों वाले ताकतवर और खूंखार कृष्णवर्णी भेड़ियों ने केवल उसे ही अपना निशाना क्यों बनाया और उसी पर हमला क्यों किया? वे खुले हुए जबड़े और नुकीले दांत केवल उसी को क्यों निशाना बना रहे थे और उसी को क्यों काटना चाहते थे? क्यों? आखिर क्यों? जिस बात ने मोहिनी को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया, वह ये थी कि वह बदसूरत लड़की सचमुच जमीन पर घबराहट में लोटपोट हो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मदद के लिए चिल्ला रही है, मेरी जूती। भले ही तुम भेड़ियों से घिरी हुई हो, लेकिन एक भी कृष्णवर्णी भेड़िया तुम पर ध्यान नहीं दे रहा है। वे सब मेरे पीछे पड़े हैं और वे सब मुझे ही काटना चाहते हैं। देवी मोहिनी का रोने का मन कर रहा था। किस हक से? अग्नि स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास कृष्णवर्णी भेड़ियों से निपटने के लिए एक विशेष विकर्षक औषधि, दूर भगाने वाली दवा थी। जब वह भेड़ियों के झुंड में गिरी थी तो उसने जानबूझकर उसे अपनी बांह पर लगा लिया था। उस गंध से भेड़िए सबसे ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने अग्नि से दूरी बनाए रखी। लेकिन देवी मोहिनी यह बात नहीं जानती थी और भेड़ियों के उस झुंड ने उसे लगभग पागल ही कर दिया था। उसके कपड़े फटे पुराने चिथड़ों में बदल चुके थे, उसके पैरों पर काटने और खरोंच के गहरे निशान थे, उसके बाल किसी पागलन की तरह बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से दयनीय लग रही थी। वह लगभग एक पागलन बन चुकी थी। कृष्णवर्णी भेड़ियों के काटने से खुद को बचाने के लिए हताश होकर संघर्ष करते हुए वह सुबकती और रोती हुई चिल्लाई, तुम सब मुझे क्यों काट रहे हो? तुम उसे क्यों नहीं काटते? तुम सब मुझे क्यों काट रहे हो? वाह! इस समय तक समर और सिद्धांत ज्यादातर कृष्णवर्णी भेड़ियों को मार गिरा चुके थे।
ये देखकर कि अब यहाँ कोई फायदा नहीं है, बचे हुए कृष्णवर्णी भेड़िए तुरंत पीछे मुड़े और वहां से भाग गए। क्या तुम ठीक हो? समर ने अग्नि को मजे लेते हुए देखा, जो अपनी आंखें ढके हुए जमीन पर लोटपोट हो रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। उसने कहा, चिल्लाना बंद करो, कृष्णवर्णी भेड़िए पहले ही भाग चुके हैं। अग्नि ने तब अपनी आंखें खोलीं, झटके से उठ बैठी और खुशी से चिल्लाई, क्या सब ठीक है? क्या सच में सब ठीक है? हे भगवान, मैं मरी नहीं। देवी मोहिनी अब कोई आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, जिसमें से बहुत खून बह रहा था। उसके बाल पूरी तरह अस्त व्यस्त थे और वह पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। उसकी हालत बेहद दयनीय और बदतर हो चुकी थी। सिद्धांत जमीन पर उकड़ू बैठ गया और अपनी अस्त व्यस्त चचेरी बहन को देखने लगा। उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहने वाले चेहरे पर अब लाचारी की एक हल्की सी झलक थी। तुम? सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अचानक देवी मोहिनी की बेजान और सूनी आंखें अचानक घूमीं और उसकी नज़रें सीधे सिद्धांत पर जा टिकीं। वह एक नज़र ऐसी थी मानो कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो, और सिद्धांत जैसा बहादुर व्यक्ति भी एक पल के लिए चौंक गया। भाई, देवी मोहिनी ने अचानक सिद्धांत के कपड़े कसकर पकड़ लिए। भाई, वह झूठ बोल रही है। वह कोई अयोग्य या अपाहिज नहीं है, वह साधना जानती है, वह बहुत अजीब है। वह अच्छी इंसान नहीं है, वह एक गुप्तचर है। उसे मार डालो, उसे मार डालो। सिद्धांत निशब्द रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी चचेरी बहन इतनी ज्यादा डर गई है कि उसे मतिभ्रम होने लगा है। ठीक उसी समय युवराज विक्रम सिंह और प्रबंधक राठौर वहां पहुंचे। उनके कपड़े बिल्कुल साफ और बेदाग थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे अभी अभी कोई लड़ाई लड़कर आए हैं। वे ऐसे लग रहे थे मानो किसी बगीचे में टहलने के बाद आराम से घर लौट रहे हों। विक्रम सिंह को देखते ही मोहिनी ने तुरंत सिद्धांत को किनारे धकेला और किसी भेड़िए की तरह उनकी ओर झपटी। विक्रम सिंह ने त्योरियां चढ़ाईं और देवी मोहिनी के हाथों से बचकर पीछे हट गए। उनके बेदाग और गहरे नैन नक्श पर उनकी काली आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह चमक उठीं, जिनमें अचानक एक सर्द रोशनी उभर आई थी। ये धक्का देवी मोहिनी के लिए बहुत बड़ा था। वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। वह दर्द में थी, गुस्से में थी, आहत थी और उसका दिल टूट चुका था। वह जमीन पीट पीट कर रोते हुए चिल्लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने सच में उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते देखा है। उसने ही मुझे भेड़ियों के झुंड में धक्का दिया था। देखो, वह साफ तौर पर मेरे साथ ही भेड़ियों के झुंड में गिरी थी, लेकिन उसे एक भी खरोंच नहीं आई। वे सारे कृष्णवर्णी भेड़िए केवल मुझे काटने के लिए आए थे। वे सब मुझे ही काटने आए थे। वाह! शुरुआत में किसी ने भी देवी मोहिनी की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया और अग्नि के पूरी तरह से सुरक्षित शरीर को देखा। दोनों ही भेड़ियों के झुंड में गिरी थीं, लेकिन देवी मोहिनी का शरीर, हाथ पैर और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी कृष्णवर्णी भेड़ियों के खरोंचों और काटने के निशानों से भरा हुआ था। हालांकि छोटी अग्नि घास के तिनकों और मिट्टी से सने होने के अलावा पूरी तरह से सुरक्षित और बेदाग थी। ये बात पूरी तरह से अतार्किक थी। सिद्धांत, जिसे पहले से ही अग्नि पर शक था, आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। क्या तुम सच में कोई गुप्तचर हो? सिद्धांत आगे बढ़ा और समर भी आगे बढ़ गया। जैसे ही सिद्धांत ने अग्नि का एक हाथ पकड़ा, समर ने तुरंत अग्नि का दूसरा हाथ पकड़ लिया। समर ने गुस्से से सिद्धांत को घूरा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी छोटी अग्नि के पास कोई साधना नहीं है? तुमने उसे इतनी जोर से पकड़ा है, तुमने उसे चोट पहुंचाई है। अग्नि ने अपने हृदय में एक गर्माहट महसूस की और उसकी नज़रें अनजाने में ही समर की ओर मुड़ गईं। इस समय भी उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए, बजाय इसके कि वह उस पर एक गुप्तचर होने का शक करता। क्या उसने उससे कहा नहीं था कि वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार न करे? छोटे राजकुमार, आप अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसने मुझे अपने ही हाथों से भेड़ियों के झुंड में धकेला था। वह मुझे मारना चाहती थी। वह बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। देवी मोहिनी दौड़कर आगे आए और चिल्लाए। अग्नि हल्की सी मुस्कुराए। उसकी नज़रें देवी मोहिनी पर ठंडेपन से टिकी थीं। मैंने खुद तुम्हें भेड़ियों के झुंड में धक्का दिया। देवी मोहिनी, ऊपर भगवान सब देख रहा है। दूसरों को धोखा मत दो। इस तरह से सच को तोड़ने मरोड़ने के लिए तुम पर कभी भी आकाशीय बिजली गिर सकती है। सिद्धांत ने अग्नि को घूरते हुए अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। अग्नि दर्द से कराह उठी। समर के माथे की नसें तन गईं और जैसे ही वह गुस्से से फटने वाला था, एक एकांत और भावहीन आवाज गूंज उठी।